So, hello. In this lecture, again we will discuss ninth class economics NCERT और इस बारी हम लोग चैप्टर 3 को कवर करेंगे. टू चैप्टर वी हैव कवर्ड अर्लियर. अगर आपने उसको नहीं देखा है सो यू कैन गो एंड वॉच. इस चैप्टर का टाइटल है पॉवर्टी एज ए चैलेंज. इंट्रो देखते हैं सबसे पहले चैप्टर का. सो दिस चैप्टर इज ट्राई टू टेल्स दैट इन डेली लाइफ पॉवर्टी इज सीन इन इंडिया in various forms. Suppose in villages you can see landless laborer, and in cities you can see people living in overcrowded jhuggies. So they are poor basically. ये poor लोगों का एक टिपिकल फॉर्म है जो आप विलेजेस में सिटीज़ में जो है वो आप इजीली जो है वो देख सकते हो. किन लोगों को? जो लैंडलेस लेबरर हैं विलेज में, और जो आपका जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं सिटीज़ में झुग्गीज़ में, उनको. नीति आयोग पॉवर्टी को मेजर करता है हमारे यहाँ थ्रू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI. और इसका जो डेटा है MPI का डेटा है नीति आयोग का, वो ये बताता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडिया में है वो डिक्रीज हुई है, जो कि था आपका 55%. इट वॉज 55% इन 2025-6 एंड इट रिड्यूस्ड टू 15% इन 2019-21. और ये एक्सपेक्टेड है कि ये जल्द ही जो है वो रीच कर जाएगी सिंगल डिजिट तक. तो काफ़ी इसमें जो है वो डिक्रीज हुआ है आपका जो MPI का जो नंबर्स है उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का. मतलब बेसिकली पॉवर्टी डिक्रीज हुई है एज पर द नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डेटा और पॉवर्टी इंडेक्स. दो केस को देखते हैं हम लोग यहाँ पे. पॉवर्टी का जो है वो टिपिकल एग्जाम्पल इस चैप्टर में जो है वो प्रोवाइड किया गया है. टू कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरीज आर देयर टू इलस्ट्रेट व्हाट डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी. फर्स्ट केस अर्बन केस है, रामसरन की स्टोरी है ये. रामसरन जो है वो 30 ईयर ओल्ड डेली वेज लेबरर है. डेली वेज लेबरर, और ये कहाँ जो है वो अर्बन एरिया में रहता है. फ्लोर मिल में काम करता है, जो वीट का फ्लोर मिल है वहाँ काम करता है, रांची झारखंड में. ये अप्रॉक्सीमेटली ये 3500 अ मंथ अर्न करता है, और इसको सपोर्ट करना है अपने 6 मेंबर फैमिली को और अपने एल्डरली पेरेंट को जो कहाँ रहते हैं, विलेज में रहते हैं. इसकी फैमिली इसके साथ जो 6 लोगों की है वो रांची में रहती है. कहाँ रहती है ये? 1 रूम रेंटेड सैक्स में. जो ओवर क्राउडेड एक बस्ती है वहाँ पे एक छोटा सा एक 1 रूम का घर है वहाँ पे. इसकी वाइफ जो है वो उसको हेल्प करती है और अर्न करती है 1500 रुपीज़ पार्ट टाइम मेड के रूप में काम कर करके. उसका एक छोटा सा बेटा है, सन है, वो भी जो है वो हेल्पर के रूप में काम करता है चाय की दुकान पे, और वो 700 रुपये यहाँ पे मंथली अर्न करता है, 700 रुपीज़. मील्स ऑफ दाल एंड राइस आर नेवर इनफ. मतलब उनको सही से जो है वो दाल और चावल भी अच्छे से हो नहीं पाता उनको. क्लोथिंग एंड शूज जो है उनके लिए एक तरह की लग्जरी है. तो ये एक अर्बन केस है जहाँ पे एक जो डेली वेज लेबरर है वो हार्डली 3500 रुपीज़ अर्न कर रहा है, जो कि बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है उसकी इतनी बड़ी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. एंड टू हेल्प दीज, मतलब कि वो जो रामसरन है उसको हेल्प करने के लिए उसकी जो वाइफ है, उसके जो बच्चे हैं, वो भी जो है यहाँ पे काम करते हैं डिफरेंट अपने फॉर्म से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं. मतलब अपनी एक्टिविटीज से जो है वो जो कर सकते हैं वो उसके थ्रू उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी फैमिली को. बट स्टिल जो है वो उसके बाद भी वो सही से तो दाल चावल है उसका अपना यहाँ पे व्यवस्था उसकी नहीं कर पाते. और क्लोथिंग एंड शूज़ तो उनके लिए एक लग्जरी है, तो आप सोचो वो फ्रीक्वेंट तो होगा ही नहीं. दूसरा है रूरल केस जो है कि लेखा सिंह का है. लेखा सिंह एक आपका मेरठ में रहता है ये, और ये क्या है कि लैंडलेस लेबरर है बेसिकली. लेखा सिंह यूपी के मेरठ में रहता है ये. इसकी फैमिली जो है वो लैंडलेस है, और दे परफॉर्म देयर फैमिली एंड लेखा सिंह परफॉर्म ऑट्स मतलब कि जो छोटे मोटे काम हैं वो करता है कहाँ पे? बिग फार्मर के यहाँ, मतलब जो बड़े किसान हैं उनके यहाँ. इसकी जो अर्निंग है वो बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 200 अ डे ये लोग अर्न कर पाते हैं ये लेखा सिंह जो है. और ये कभी कभी जो है वो किसी और फॉर्म में जो है इनको मिलता है. इसकी जो आपका जो वेजेस है, जैसे कि वीट के रूप में कभी इनको दे दिया जाता है कैश ना दे करके, वेजिटेबल्स कभी कभी मिल जाते हैं, इस तरह से अर्न करता है ये. उसके जो फादर थे लेखा सिंह के, वो गुजर गए, आपके मर गए. ही डाइड वेरी अर्ली ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस एंड लैक ऑफ मेडिकेशन. लेखा सिंह हिमसेल्फ नेवर वेंट टू अ स्कूल. हिज फैमिली लिव्स इन अ कच्चा हट. एक कच्ची झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं ये. सोप एंड ऑयल
आर कंसीडर्ड लग्जरीज। सो अगेन अर्बन केस में हमने रामचरण का जो देखा उसमें वो मिल में काम करता था। रूरल केस में चूंकि बहुत ज़्यादा जो सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में। ये यहाँ पे क्या करता है कि लैंडलेस चूंकि है, वो लैंडलेस लेबरर है ये, तो जो बड़े किसान होते हैं वहाँ पे ये काम करता है और बहुत कम अर्न कर पाता है ये। इसकी लाइफ के बारे में बात की गई थी कि इसके फादर गुजर गए थे, क्योंकि इसके पास पैसे चूंकि है नहीं, तो मेडिकेशन इनका हो नहीं पाया, टीबी था इनको। और उसके बाद ये कभी स्कूल भी नहीं गया लेखा सिंह। जब स्कूल नहीं गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अच्छा जो ह्यूमन कैपिटल है वो बन नहीं पाया, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। जैसे ही अच्छा ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाया, तो क्या करेगा कि ये इसकी फैमिली जो है, फर्दर जो जनरेशन है वो भी पॉवर्टी ट्रैप में जो है फंसी रहेगी। जो विशियस साइकिल हमने डिस्कस किया था, उसका 2 साइकिल डिस्कस किया था, वर्चुअस साइकिल एंड सेकंड वाज विशियस साइकिल। सो ये विशियस साइकिल में फंसेगा जाकर के। ये बेचारा कच्चे हट में रहता है, सोप और ऑयल भी इसके लिए लग्जरी है। तो ये एक एग्जाम्पल है, 2 केस हमने देखा। पॉवर्टी एज सीन बाई सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को किस तरह से देखते हैं वो हम लोग ट्राई करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने का। जो सोशल साइंटिस्ट है, दे यूज वेरियस इंडिकेटर टू रिकॉग्नाइज पॉवर्टी, मूविंग बियॉन्ड जस्ट इनकम एंड कंजप्शन लेवल। सिर्फ कंजप्शन और इनकम जो लेवल है दैट विल बी देयर। कंजप्शन एंड इनकम के बेस पे हम पॉवर्टी को जज करेंगे, मेजर करेंगे, बट क्या ये इनफ है? नहीं, और भी डायमेंशन है पॉवर्टी के जिसको हमें देखना चाहिए। तो इनकम एंड कंजप्शन लेवल के अलावा इसके बियॉन्ड भी जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं वो पॉवर्टी को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखो कि एक है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स NMPI, जैसे एक हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देखा नीति आयोग का, एक है आपका NMPI। ये कैलकुलेट करता है पॉवर्टी को किस बेसिस पे? फर्स्ट है हेल्थ। हेल्थ में भी वेरियस इंडिकेटर्स है, जैसे न्यूट्रिशन है, मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ। दूसरा इंडिकेटर है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में दे ट्राई टू सी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अटेंडेंस, एंड द थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेरियस इंडिकेटर आर यूज्ड लाइक हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक अकाउंट्स। सो बाकी जो मेजर्स हैं रादर देन इनकम एंड कंजप्शन, उसके बेसिस पे जो है ये NMPI जो है वो इट ट्राई टू मेजर्स द पॉवर्टी, जो कि और ज्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट जो है वो पॉवर्टी मेजरमेंट का है। अनदर इंडिकेटर इज सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि आफ्टर इनकम एंड कंजप्शन लेवल यू हैव टू ऑल्सो सी दैट इज देयर एनी सोशल इंक्लूजन और नॉट। ये जो सोशल इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, सॉरी नॉट इंक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो व्यू करता है पॉवर्टी को एज अ पुअर बीइंग फोर्स टू लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग, यानी कि जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो एक्चुअली दे एंडेड अप लिविंग इन द सराउंडिंग ऑफ पुअर ओनली। वो किसी पॉश इलाके में जाकर के रहना शुरू नहीं कर देंगे। तो एक तरीके का क्या है कि एक्सक्लूजन है, वो क्या है कि उस फैसिलिटीज में नहीं रहना, मतलब इंजॉय कर पाते, जो कि बेटर ऑफ है, जो अमीर लोगों की सोसाइटी है। अब क्या है कि जब कोई पुअर आदमी पुअर लोगों की सोसाइटी में ही रहेगा तो वो कभी उस चीज को देख ही नहीं पाएगा कि किस तरह से वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को उठा पाए। एक होता है ना कि दे लैक मोटिवेशन। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे सोशल इंक्लूजन की बात वही है कि हमेशा वो अपने सराउंडिंग में, पुअर सराउंडिंग में ही रहेगा, वो कभी भी जाकर के बेटर ऑफ सोसाइटी में जाकर के नहीं रह पाएगा। इंडिया में टिपिकली इसको देखा जाता है कास्ट सिस्टम के रूप में कि एक कास्ट के जो लोग हैं, अगर हायर कास्ट के हैं तो वो एक जगह रहते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो एक जगह रहते हैं, जो दलित हैं वो एक जगह गेटो में रहते हैं जाकर के। गेटोइजेशन बोलते हैं इसको, छोटी सी बस्ती में बहुत सारे लोगों का रहना। उसके कारण क्या होता है, उसको हम लोग इस चीज को सोशल एक्सक्लूजन बोलते हैं। उसके कारण ये विशियस साइकिल जो है वो उस तरह से चलती रहती है। अगेन इंडिकेटर एक है वनरेबिलिटी, इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम इनकम एंड कंजप्शन। इसका मतलब क्या होता है कि दिस वनरेबिलिटी डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज लाइक बैकवर्ड क्लासेस, जो आपका वनरेबल क्लासेस हैं बेसिकली, और इंडिविजुअल बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर स्पेशली व्हेन फेसिंग रिस्क एंड नेचुरल डिजास्टर। यानी कि अगर नेचुरल डिजास्टर आया देन विच स्टेट ऑफ पीपल विल बी मोर वनरेबल टू द पॉवर्टी। आंसर इज दीज क्लासेस लाइक बैकवर्ड क्लासेस, आपका जो डिसेबल पीपल हैं, विडोज हैं, इस तरह के लोग जो हैं वो ज्यादा वनरेबल होंगे, ज्यादा रिस्क पे होंगे
जब कोई क्लैमिटी आती है, कोई डिजास्टर आता है तो ये वनरेबिलिटी को आपको देखना पड़ेगा। सोशल इंक्लूजन यू हैव टू सी, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इसके जो वेरियस इंडिकेटर है इसमें इंक्लूडेड, वो सारे आपको देखने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम इनकम एंड कंजप्शन लेवल टू मेजर द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन पे मूव करते हैं हम लोग। ये क्या है? सो पॉवर्टी लाइन बेसिकली दिस इज अ लाइन जिसके नीचे हम लोग डिसाइड करते हैं अगर इसके नीचे कोई भी है तो वी विल कंसीडर पुअर, ठीक है, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे पुअर के रूप में। इसके ऊपर है तो उसको हम लोग पुअर के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। सो बेसिकली एक लाइन जो है वो डिसाइड कर दी जाती है कुछ इंडिकेटर्स पे, और हम लोग बोलते हैं कि ये फिर इसके नीचे रहने वाले लोग जो है वो पुअर हैं और इसके ऊपर नहीं। सो पॉवर्टी लाइन इज अ कॉमन मेथड ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन व्हाट? इनकम एंड कंजप्शन। सो इनकम एंड कंजप्शन के मेथड्स पे ही पॉवर्टी लाइन को मेजर किया जाता है। इसमें और जो ब्रॉडर डायमेंशन है वो इंक्लूड नहीं किए जाते। ये जो रिलेटिव होता है, जो पॉवर्टी लाइन है वो रिलेटिव होता है कंट्री टू कंट्री। जैसे आप देखें कि यूएस में जो है वो जिसके पास कार नहीं है, नॉट हैविंग अ कार मेक वन पुअर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बल्कि आप सोचो कि अगर किसी के पास कार है इंडिया में तो वो क्या है? वो तो लग्जरी है। आप समझो, वो तो पॉवर्टी की डेफिनेशन में आएगा ही नहीं। सरकार तो उसको पहले ही बाहर कर देगी कि आप तो पुअर हो ही नहीं। बट यहाँ पे आप समझो कि पॉवर्टी लाइन ही कार होने या ना होने से डिसाइड की जा रही है। इंडिया में तो हो ही नहीं सकता, अभी तो बहुत समय लगेगा उसमें। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है ये वेरी करती है आपका कंट्री टू कंट्री। एक कंट्री का पॉवर्टी लाइन बहुत नीचे हो सकता है, वहीं सेम दूसरी कंट्री का पॉवर्टी लाइन जो कंपैरेटिवली डेवलप है उसका बहुत ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो हैविंग अ कार इज लग्जरी इन इंडिया, बट नॉट हैविंग अ कार इज, मतलब कि वो वहां से पॉवर्टी लाइन शुरू होती है। समझ लो कि अगर कार नहीं है आपके पास तो आप तो गरीब हो। इंडिया में मेजोरिटी ऑफ लोगों के पास कार नहीं है, बट दे आर स्टिल अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। क्योंकि अब वो थोड़ा बहुत वो इसका जो बेसिस है वो अलग है। हमारे यहाँ कैलोरी कंजप्शन पे होता है, देखो अभी नीचे भी है कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया। जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन है इंडिया में वो क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल नीड्स। इसमें क्या है कि जो एक्सेप्टेड एवरेज है वो है 2400 जो आपका कैलोरी है पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरी इज इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में अगर आप 2100 कैलोरी कंज्यूम करते हो पर डे पर पर्सन तो आप जो है वो पुअर नहीं हो। और रूरल एरियाज में चूंकि इनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, फिजिकल वर्क इनको ज़्यादा करना पड़ता है रूरल एरियाज में, इसीलिए 300 कैलोरी इनको एक्स्ट्रा दी गई है। तो कोई इंडिविजुअल इफ ही और सी इज कंज्यूमिंग 2400 कैलोरीज इन रूरल एरिया पर डे पर पर्सन, देन दिस पर्सन दैट पर्सन विल नॉट कंसिडर एज पुअर। सो हमारे यहाँ कैलोरी कंजप्शन पे एक फॉर्मेट बिठा करके सबको बोल दिया गया कि आप इतना है तो ठीक है, नहीं तो आप पुअर रहोगे। मॉनेटरी रिवीजन इसमें से होते हैं आपका जो पॉवर्टी लाइन है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि इन्फ्लेशन ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो मॉनेटरी वैल्यू नीड टू बाय दिस कैलोरीज इज रिवाइज पीरियोडिकली बेस्ड ऑन प्राइस राइजेस। जो भी इन्फ्लेशन आएगा उससे धीरे धीरे एडजस्ट कर करके इसमें रिवाइज किया जाता रहेगा। अब है पॉवर्टी एस्टिमेट्स। कैसे एस्टिमेट करते हैं हम लोग इंडिया में? तो इंडिया में जो टिपिकल एस्टिमेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेड काउंट रेशियो, HCR। बेसिकली ये क्या है कि इसके बेसिस पे ही हम लोग आपका मेजर करेंगे इंडिया में। ये होता क्या है कि ये सिंपली मेजर करता है सारी पॉपुलेशन को, सारे पीपल को जो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL में जो है। बेसिकली कैसे कैलकुलेट करता है ये नंबर ऑफ पीपल जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है उसको निकाल देता है, उसको डिवाइड कर देता है टोटल पॉपुलेशन से। इसको परसेंटेज में हम लोग मापते हैं, मतलब कि वो करते हैं, एक्सप्रेस हाँ परसेंटेज में। तो ये हो गया आपका हेड काउंट रेशियो। इसको याद रखना, ये टर्म कभी ना कभी पूछा जाएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स HCR का देखें तो ये डिक्लाइन हुआ है आपका। पहले ये था 45%, कब? 93 के आसपास, 1993। नाउ नहीं, 2011 में ये था आपका, क्योंकि NCERT का डेटा थोड़ा पुराना होता है तो डेटा को आपको याद नहीं रखना है, बट आपको एक ओवरऑल पिक्चर आपको ध्यान में रखना है कि हाँ रिड्यूस हुआ, इंक्रीज हुआ, इस तरह की चीज़ें। तो 1993 में ये 45% था जो आपका हेड काउंट रेशियो था, वो आपका 2011 में 22% हो गया। तो लगभग बहुत ज़्यादा गिरा, इसमें जो है वो डिक्रीज हुआ है। रिसेंट प्रोग्रेस की बात करें वो तो 2015 एंड 2021 में जो मल्टी डायमेंशनल पुअर प्रोपोर्शन था
इंडिया में, वो डिक्लाइन कर गया कितना, 25% से लेकर के 15%, यानी कि 2015 में, जो 2015 में कितना 25% था, और ये आपका 2021 में हो गया है 15%। मीनिंग इसका मतलब यह है कि जो 13.5 करोड़ पीपल है, 135 मिलियन पीपल, वो क्या किया है कि जो पॉवर्टी का जो आपका ट्रैप था उससे इन्होंने एस्केप किया है। ये डेटा आपका दिखाता है। ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज इंटर ये जो सारे इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, इतने सारे लोग पॉवर्टी से बाहर निकले 13 करोड़ के आसपास, स्टिल इंटर स्टेट डिस्पैरिटी एग्जिस्ट इन इंडिया। पॉवर्टी आप देखेंगे इंडिया में कि यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस द स्टेट्स। कुछ स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरी कुछ स्टेट की, जैसे लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, केरला। यहाँ पे जो HCR है, हेड काउंट रेशियो है, वो लेस देन 10% है। ये 2019-2021 का डेटा है। क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की इन्होंने? केरला फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन्होंने ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करने पे ज़्यादा फोकस किया, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया, हेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया। वेस्ट बंगाल ने क्या किया कि लैंड रिफॉर्म ये लेकर के आए। हालांकि जो गरीब स्टेट, अब बिहार वगैरह हम देखेंगे, वहाँ पे लैंड रिफॉर्म हुआ, बट वो प्रॉपर जो है वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। एंड जो आंध्रा एंड तमिलनाडु था, दे रिलायड ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू रिड्यूस पॉवर्टी इन दियर स्टेट। हाई पॉवर्टी स्टेट में आप देखिए सबसे पहला नाम तो एक ही आपको क्लिक करेगा सीधे, बिहार। और भी बहुत सारे स्टेट, यूपी वगैरह और भी ये सब स्टेट है, बट बिहार रिमेन्स वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब कि पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। और इसका जो HCR है, हेड काउंट रेशियो है, वो काफ़ी हाई है। तो आप देख सकते हैं कि वन साइडेड, मतलब कि एक तरफ आपका जो है वो ये सारे स्टेट है, सदर्न स्टेट उसमें ज़्यादातर आते हैं, जिनके पास अच्छी खासी जो है वो उन्होंने अच्छा खासा फोकस किया किस पे, जो आपका ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करने पे, बाकी ये PDS सिस्टम पे, ये सारी चीज़ें करने पे, जिसके कारण ये पॉवर्टी को अच्छा खासा एस्केप कर पाए। आपका 10% से नीचे आ गया इनका HCR। बिहार जो है वो अभी भी इसका HCR जो बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर है, जो डेवलपमेंट इंडिकेटर है, उस पर वो कंसिस्टेंटली पुअर जो है वो परफॉर्म कर रहा है बिहार। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉवर्टी तो एस्केप करना भी इसके लिए बहुत बड़ी, मतलब कि चैलेंजिंग इसके लिए है। एक तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। तो ये हमने इंटर स्टेट डिस्पैरिटी देखी। वनरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं आपके? तो सम ग्रुप्स आर मोर वनरेबल देन द अदर्स। जैसे आप जो सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप हैं, ये डिफरेंटली अफेक्ट होते हैं आपका, जो मैंने आपको बताया था कि जो डिजास्टर आता है, कैलेमिटी आता है, इन सारी कंडीशंस में। सोशल ग्रुप आप पहले देख लो, इसमें आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और शेड्यूल्ड कास्ट हैं, ये इसमें आएंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो, उनमें जो आपका जो पॉवर्टी रेट है वो 43% है, जबकि शेड्यूल्ड कास्ट में ये 29% है। नेशनल एवरेज कितना है? 22%। सो इन ग्रुप्स में जो है वो नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोशल ग्रुप्स जो है वो कुछ वो ज़्यादा वनरेबल है। इकोनॉमिक ग्रुप्स को अगर हम देखें तो जो रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, जो हमने कहानी देखी लेखा सिंह का मेरठ वाला, उनमें जो है ये रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर्स में 34% पॉवर्टी रेट है। जबकि जो अर्बन कैजुअल लेबरर्स हैं, जो हमने वो आपका किसका रामसरण का एग्जांपल देखा रांची वाला, उसमें ये 34% है, बहुत ज़्यादा है। जबकि नेशनल एवरेज मैंने आपको बताया कि ये 22% है। सो दीज क्लासेस इन इकोनॉमिक्स ग्रुप, विच क्लासेस? रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड कैजुअल लेबरर्स आर मच more vulnerable, and scheduled tribes and scheduled caste are much more vulnerable social groups. इंट्रा फैमिली इनक्वालिटी भी इंडिया में आपको देखने को मिलती है। लाइक विद इन पुअर फैमिली आपका वुमेन, एल्डरली पीपल एंड जो फीमेल इन्फेंट्स होती है, छोटी बच्चियां होती है, दे सफर मोर बिकॉज दे हैव लेस और unequal access of family resources. they are often denied of equal access of family resources. किन लोगों को? जो वुमेन होते हैं, इंटरली, अगर कम रिसोर्सेज हैं पुअर फैमिली में, तो पहले उन लोगों पे फोकस किया जाता है जो प्रोडक्टिव है, या फिर आप समझ लो कि जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल है उनके फैमिली में। बाकी इनको इग्नोर किया जाता है। आप देखो कि वुमेन आज भी लेट, वो मतलब कि आपका वो फूड सबसे लास्ट में वो खाएंगी। एल्डरली पीपल को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि एक तो रिसोर्सेस उनके पास बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि फैमिली में भी आपका डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। बाकी हमने जो वल्नरेबल ग्रुप थे, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप, वो हमने देखा। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को देख लें एक बार हम लोग। वर्ल्ड बैंक जो है वो ये यूज करता है एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ पॉवर्टी लाइन।
ये क्या है इसका, कि अगर इफ एनी पर्सन इज अर्निंग और लिविंग लेस देन $2.15 पर पर्सन पर डे, देन दिस पर्सन दैट पर्सन विल कंसिडर एज पुअर। ये आपको याद रखना है, $2.15 पर पर्सन पर डे। ये 2017 का पीपीपी डेटा है वर्ल्ड बैंक का। तो ये आपका एक कॉमन पॉवर्टी लाइन इस वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड कर दिया कि वर्ल्ड में कहीं भी अगर इससे कम कोई अर्न कर रहा हो, इससे कम पे कोई अपना लिविंग मतलब कि जो है जीवन यापन कर रहा हो, वो आपको कंसिडर किया जाएगा किस पे, पुअर में। ग्लोबल ट्रेंड में भी ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है पॉवर्टी जो है वो 16.27% ये था आपका 2010 में, ये डिक्रीज होकर के 9% जो है वो लगभग हाफ हो गया ये 2019 में। रीजनल प्रोग्रेस में अगर देखें तो चाइना का एग्जाम्पल बहुत इंप्रेसिव है। इसने क्या किया कि ये बहुत ड्रास्टिकली जो है इसने जो है अपनी पॉवर्टी जो रेट थी और जो पुअर की का जो नंबर था अपने कंट्री में, वो इसने 0.1% पे जो है वो पहुंचा दिया है 2020 में। आप सोचो कि 1980 तक इंडिया एंड चाइना वर इक्वल। आज आप देखो कि इंडिया कहाँ है, चाइना कहाँ है, आप पॉवर्टी रेट देख लो इसका कहाँ है। ठीक है, तो चाइना के पास 0.1% पुअर थे आपका 2020 में, अब तो ये बिल्कुल लगभग फ्री हो गया है। क्यों? क्योंकि इसने जो रैपिड ग्रोथ हुआ यहाँ पे, जो इन्वेस्टमेंट इसने करी किस पे, पीपल पे, दे ट्राई टू बिल्ड ह्यूमन कैपिटल। इंडिया के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास जो डेमोग्राफी है अगर हम उसको अच्छे से यूज करते हैं तो ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बनेगा। अगर हमने यूज अच्छे से नहीं किया तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बनेगा। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि 2045 है आपका, यहाँ तक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो विंडो है वो खुला हुआ है। अगर इस टाइम फ्रेम तक हमने इसको डिविडेंड में कन्वर्ट नहीं किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डिजास्टर में। क्यों? क्योंकि फिर ये एजिंग में चली जाएगी। तो चलिए उस पर नहीं जाते हैं, बट चाइना बहुत इसने इंप्रेसिव जो है वो कमबैक किया, बहुत इंप्रेसिव इसने वर्क किया पॉवर्टी रिडक्शन में। उसके बाद सब सहारन अफ्रीका आपका कॉन्ट्रास्टिंग एक डेटा है। एक तरफ चाइना आप देख रहे हैं, एक तरफ जो डेवलप कंट्री है वो है, दूसरी तरफ जो है वो कुछ रीजन्स हैं, जैसे अफ्रीका के रीजन से, खास करके जो सब सहारा अफ्रीका है, कांगो वगैरह, ये सब खास करके जो रीजन्स है वहाँ पे पॉवर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा है। दिस रीजन हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे लगभग 35% जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है वो रहते हैं, तो पुअर हैं वो लोग बेसिकली। ये 2019 का डेटा है। पॉवर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG। तो ये SDG 1 जो है वो बेसिकली स्पेसिफिकली टारगेट करता है किसको, पॉवर्टी रिडक्शन को। ये कोशिश करता है कि दिस टारगेट ट्राई टू रिड्यूस पॉवर्टी प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी एटलीस्ट बाय हाफ। ये आपका जो UN का जो SDG है उसका एम है कि पॉवर्टी को एंड कर दिया जाए इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर की बात करता है कि पूरे वर्ल्ड में इसको एंड कर दिया जाए कब, 2030 तक। हालांकि ये अब कितना पॉसिबल हो पाता है, वेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो SDG याद रखना है कि 1 जो है स्पेसिफिकली इसको पॉवर्टी की बात कर रहा है, पूछा जाता है। ये काउजेस क्या है पॉवर्टी की, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके, खास करके इंडिया में। फर्स्ट आप देखो हिस्टोरिकल फैक्टर रहे हैं। पहला तो ये रहा है कि वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, हमें रूल किया गया। तो उस समय हमारे पास जो डेवलपमेंट था वो काफ़ी कम था, जो डेवलपमेंट का लेवल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो काफ़ी लो था। तो ये एक रीज़न रहा है। उसके बाद उस ब्रिटिश रूल में ही इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया हैंडीक्राफ्ट को। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया तो आप देखेंगे कि हाउ दे डिस्ट्रॉयड आर हैंडीक्राफ्ट, जो आपका यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, उसके कारण से बहुत सारे लोग यहाँ पे ये जो काम करने वाले लोग थे हैंडीक्राफ्ट में, वो यहाँ से निकले, ये बन गए बेसिकली बेरोजगार। और वो जब अनएम्प्लॉयड होंगे तो इन्होंने मूव किया किसकी तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ, एज अ लैंडलेस लेबरर। बहुत सारी चीज़ें हुई इन बिटवीन। सिंपल आपको याद रखना है कि जो हिस्टोरिकल फैक्टर रहे हैं इंडिया में, वो कहीं ना कहीं आपका काउज किया है पॉवर्टी और इंक्रीज करने में, मतलब कि ये जिम्मेदार हैं पॉवर्टी को बढ़ाने में। डेमोग्राफिक फैक्टर की हम अगर बात करें तो एक तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई है। हालांकि अब इंडिया रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव कर चुका है जो है 2.1, यानी कि अगर इस पे कोई पॉपुलेशन आ जाता है, मतलब ये कोई कंट्री अगर अचीव कर लेती है 2.1 को, तो बेसिकली ऐसे कंसिडर किया जाता है कि वो पॉपुलेशन धीरे धीरे वो घटेगी। बट अभी भी इंडिया में ग्रोथ कर रही है पॉपुलेशन, बहुत हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारे यहाँ। तो इसके कारण से क्या होता है कि आपका जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होता है, बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा होती है, इस तरह की चीज़ें होती है। उसके बाद हमारे यहाँ एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है,
जबकि जो डेवलपमेंट है या फिर जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है वो काफ़ी लो है। तो ये भी एक फैक्टर है पॉवर्टी में। अगेन अगला है इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें क्या है कि जो ग्रीन बहुत सारी जो चेंजेस हुई, मतलब कि बहुत सारे जो इंटरवेंशन हुए, बहुत सारी जो स्कीम्स आई, पॉलिसीज आई, ठीक है, वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हमारे यहाँ। जैसे ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ आया, वो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम रहा। क्यों? क्योंकि ये हर स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ये जो पंजाब थे, हरियाणा थे, इसी सारे स्टेट्स में कुछ जो एग्रीकल्चरल स्टेट थे जहाँ पे जो लैंड साइज ज़्यादा था, वहीं पे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाई। बाकी जो बिहार वगैरह जो स्टेट थे वो पिछड़े ही रह गए। यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन उस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंटेड उसका नहीं हो पाया। तो गरीबी जो आपका जो एग्रीकल्चरल क्लास में था वो बना रहा है इसके कारण से। लैक ऑफ इनफ इंडस्ट्रियल जॉब टू ऑब्जर्व द वर्कफोर्स, जो एग्रीकल्चर का वर्कफोर्स है उसको जो एक्सेस जो वर्कफोर्स है, जो हमने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी कि हमारे जो जितने लोग ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो मजबूत होना चाहिए, जो सेकेंडरी सेक्टर है। बट हमारे यहाँ उसके पास इनफ जॉब है नहीं कि वो बाकी जो वर्कफोर्स है उसको ऑब्जर्व कर पाए। तो ये एक रीज़न है पॉवर्टी का। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में क्या है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। हमारे पास एक तो किसी किसान के कुछ बहुत जो है वो कुछ किसानों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, कुछ के पास बहुत कम है, कुछ लैंडलेस है बिल्कुल। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है खास करके रूरल इंडिया में, वो जो है वो पॉवर्टी को जो है वो और ज़्यादा जो है बढ़ाता है, इन्हांस करता है। और लैंड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ने ट्राई किया लैंड रिफॉर्म्स को, जैसे ही इंडिया जो है इंडिपेंडेंस इंडिया ने प्राप्त की उसके बाद इन्होंने ट्राई किया, बट ये इफेक्टिवली जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। बहुत सारे लूपहोल्स निकाल करके लोगों ने इसको क्या किया कि उस तरह से लागू नहीं होने दिया। सोशियो कल्चरल फैक्टर की बात करें तो हमारे यहाँ क्या है कि इवन पीपल आर पुअर, बट जो उनके पास पैसे आएंगे उनकी प्रायोरिटी कहाँ पे सबसे फर्स्ट होती है? रिलीजियस सेरेमनी पे और सोशल एब्लिगेशन पे खर्च करने की। जैसे हमारे जो शादियाँ होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खर्च करते हैं, मल्टीपल टाइम्स, इवन दे टुक लोन्स। ये भी क्या है कि इस पॉवर्टी ट्रैप में फंसने का जो सोशल ऑब्लिगेशन है या फिर ये जो रिलीजियस सेरेमनीज हैं, वो एक रीज़न है। क्योंकि आप इस पैसे को, इस मनी को अगर आप क्या करते कि कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में आप लगाते, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में लगाते, तो हो सकता है कि ये आपको पॉवर्टी ट्रैप से निकालने में हेल्प कर सकता था। बट रादर यू चूज व्हाट? रिलीजियस थिंग्स, रिचुअल्स हैं उसको परफॉर्म करने में, सोशल ऑब्लिगेशंस है उसको परफॉर्म करने में। तो इसके कारण से क्या है कि ये जो इंडेप्टनेस है वो बनी रहेगी और ये ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो दीज वर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या लिए गवर्नमेंट के द्वारा? सो गवर्नमेंट की जो करंट स्ट्रेटजी आज भी है और पहले थोड़ी रही है, करंट का मतलब कि ऐसा नहीं कि अभी वाली गवर्नमेंट, मतलब जो रिसेंट स्ट्रेटजी रही है गवर्नमेंट का, वो दो चीज़ों पर रेस्ट करता रहा है। एक है कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। एक तरफ ग्रोथ को आप इन्हांस करो, इंक्रीज करो, और दूसरा है कि जो पुअर है उसको टारगेट करके उसके लिए कुछ स्कीम्स लेके आओ। जैसे एमजी नरेगा 2005 में ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू रूरल हाउस होल्ड। जो भी रूरल हाउस होल्ड है उनको ये गारंटी देता है 100 दिनों के रोजगार की एम्प्लॉयमेंट की। 1/3 जॉब जो है वो वनरेबल सेक्शन के लिए जो है वो आपका रिजर्व किया गया है, खास करके वुमन के लिए। नेक्स्ट स्कीम इज पीएम पोषण। पीएम पोषण क्या है कि ये दिस ट्राई टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड स्कूल एनरोलमेंट फॉर अ स्टूडेंट बिटवीन क्लास 1 and 8। जो 1 and 8 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उनके न्यूट्रिशन पे फोकस करता है ये, और एनरोलमेंट को इम्प्रूव करने की जो है वो कोशिश करता है। अगेन इस पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये 2016 में ये स्कीम आई थी। और बेसिकली ये नियोनेटल प्रोवाइड करता है, एंटी नेटल, शॉर्ट में इसको एन से भी बोलते हैं। बेसिकली जो फीमेल होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, उनको जो रेगुलर चेकअप्स ये प्रोवाइड करवाता है, जो आपके यहाँ पे पीएससी वगैरह होते हैं, हेल्थ सेंटर वहाँ पे। और ये दिस ट्राई टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है इंडिया में और जो बच्चों की जो आपका जो डेथ रेट है उसको कम करने की कोशिश करता है। कौन सा स्कीम? सुरक्षित मातृत्व अभियान। अगेन इस उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, ये भी 2016 में आई थी। इसके थ्रू जो है वो फ्री एलपीजी कनेक्शन जो है वो बीपीएल फैमिली को, बीपीएल हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया गया, ताकि इंश्योर हो सके स्मोक फ्री किचन्स। यानी कि जो पहले जो ट्रेडिशनल कुकिंग
फ्यूल था हमारा, जैसे वो आपका जो लकड़ी वगैरह ये बाकी सारी जो चीज़ें थी, उससे क्या होता था कि बहुत सारा स्मोक निकलता था, जो कि जो वीमेंस थी खास करके उनके लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ये इम्पैक्ट करता था नेगेटिवली। और ये एक तरह से एम्पावरमेंट की तरफ एक स्टेप है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, उज्ज्वला जो योजना है आपका। तो ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम थी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन थे जो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए लाए गए हैं। नाउ विल सी व्हाट आर चैलेंजेस अहेड। सो देर इज़ नो डाउट दैट पॉवर्टी इंडिया में क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। बट अभी भी डिस्पैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है बिटवीन आपका रूरल एंड अर्बन देखेंगे तो वहाँ डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। अक्रॉस स्टेट जो है वो काफ़ी डिस्पैरिटी है। इसके कारण से स्कॉलर्स जो है दे ट्राई टू आर्गू फॉर ब्रॉडनिंग द डिफिनेशन टू ह्यूमन पॉवर्टी। स्कॉलर्स ट्राई टू गिव अ कॉन्सेप्ट, पॉवर्टी का जो डिफिनेशन है वो एक नया देना चाहते हैं, जिसको इन्होंने ह्यूमन पॉवर्टी का नाम दिया है। ये बेसिकली इनकम पास करता है, ये बेसिकली इंक्लूड करता है फूड, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों को तो करेगा ही, साथ में आपका शेल्टर, हेल्थ केयर, जेंडर इक्वालिटी, डिग्निटी, ये सारी सब चीज़ों को, मतलब कि एक ब्रॉड डिफिनेशन की बात करता है। इसीलिए बोलते हैं कि आपको अब ह्यूमन पॉवर्टी की तरफ फोकस करना है, सिर्फ पॉवर्टी की तरफ फोकस नहीं करना, ह्यूमन पॉवर्टी की तरफ फोकस करना है। कंक्लूड कर देते हैं अब इस चैप्टर को। सो सिंपल आप देखेंगे कि इंडिया ने रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव किया है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। जैसे आपने देखा कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी वो रिड्यूस हो गई थी 55% से ले जा करके 15% पे। बट पॉवर्टी जो है वो अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए। ये जो डिक्लाइन रहा है, जो आपका एमपीआई का डिक्लाइन रहा हो या फिर ओवरऑल पॉवर्टी जो लाइन है, पॉवर्टी नंबर्स है, उसका जो डिक्रीज रहा हो वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन रहा है इंडिया में। एक तरफ केरला जैसे स्टेट हैं, तमिलनाडु जैसे स्टेट हैं, जहाँ पे जो हेड काउंट रेशियो है वो काफ़ी लो है, 10 से कम है, जबकि आपका जो बिहार जैसा स्टेट है वहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी है, काफ़ी ज़्यादा आपका HCR रेट है। ये जो चैप्टर है वो बेसिकली ये जो ऑफिशियल डेफिनेशन है पॉवर्टी का उसको एक्सपैंड करने की बात करता है। ये इसके हिसाब से इस चैप्टर, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, दिस डिफिनेशन ऑफ पॉवर्टी इज नैरो। तो ये अल्टरनेट डिफिनेशन आपका किस चीज को दे रहा है, ये आपका दे रहा है ह्यूमन पॉवर्टी का, कि आप अब ह्यूमन पॉवर्टी की तरफ आप मूव करो। ये मिनिमम सब्सिस्टेंस की तरफ से अब काम नहीं चलेगा, वो तो हमने देख लिया, दैट इज पॉवर्टी। बट अभी क्या होगा कि जब चीजें इंप्रूव करेगी तो क्या आप बैठ जाओगे ऐसे ही? मान लो कि इंडिया में पॉवर्टी रेट 0 हो गया, अगर हमने कैलोरी जो वाला जो क्राइटेरिया अपनाया है उसके हिसाब से, ये जो मिनिमम सब्सिस्टेंस है कि इतने रुपीज आप कमाते हो, ठीक है, जो भी है, पर डे 13 रुपये कमा लो, 26 रुपये कमा लो, मंथली इतना कमा लो, तो आप गरीब नहीं हो, जो भी है। तो अगर आपने ये मिनिमम वाला लेवल अचीव कर लिया तो क्या आप बैठोगे? नहीं, पॉवर्टी और भी ब्रॉडर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दैट इसीलिए जो है वो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स डिफिनेशन ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी, नॉट जस्ट पॉवर्टी। ये ह्यूमन पॉवर्टी में हमने डिस्कस किया कि ये इनका पास करता है एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, जॉब सिक्योरिटी को, फ्रीडम को, और बाकी जो फॉर्म्स है जो आपका डिस्क्रिमिनेशन के, उसको जो है इनका पास करता है। ट्रू इंडिपेंडेंस विल ओनली बी अचीव व्हेन द पुअरेस्ट सिटीजन आर फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग। दिस वॉज टोल्ड बाई महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी का आपका कोट है ना। फटाफट एक एनालॉजी देख लेते हैं पॉवर्टी मेजरमेंट को समझने के लिए। तो जैसे आपने क्या किया कि पॉवर्टी को आप क्या कर रहे होते, अगर सिर्फ इनकम के बेसिस पे मेजर कर रहे हैं, तो ये उसी तरीके से है जैसे आप किसी गार्डन के हेल्थ को सिर्फ आप रेनफॉल के बेसिस पे जज कर रहे हैं। जो भी अमाउंट ये रिसीव कर रहा है रेन का, सिर्फ उसके बेसिस पे जज कर रहे हैं, बल्कि बाकी और भी सारे इंडिकेटर हैं। जैसे क्या है कि ये जो आपका वाटर है, ये जो रेनफॉल है, ये इसेंशियल है, नो डाउट, बट यू कैन नॉट ट्रूली नो इफ द गार्डन इज थ्राइविंग अनलेस यू ऑल्सो लुक एट द क्वालिटी ऑफ सॉइल। जैसे एजुकेशन हो, मतलब जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, हेल्थ ऑफ प्लांट उसको आपको देखना पड़ेगा, एंड वेदर गार्डन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड स्टॉर्म्स। इसी चीज़ को अगर हम पॉवर्टी पे लागू करें तो आपको सिर्फ रेनफॉल यानी कि सिर्फ इनकम को नहीं देखना, आपको क्या करना है कि आपके सॉइल को क्वालिटी को देखनी, यानी कि एजुकेशन को भी आपको देखना है, हेल्थ केयर को भी देखना है आपको, और इसके अलावा आपको ये देखना है कि आर पीपल गेटिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक शॉक और डिजास्टर। इसलिए आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी भी इंश्योर करना पड़ेगा। जैसे ये जो अटल पेंशन योजना वगैरह जो आ रही है, ये इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए है। सो आपको ह्यूमन पॉवर्टी के लेंस से आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एट होल गार्डन,
नॉट सिर्फ आपको रेन यानी कि सिर्फ इनकम आपको फोकस नहीं करना है. सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.